नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले ओवैसी के यूपी पॉलिटिक्स की बात करेंगे। अयोध्या से ओवैसी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। उनकी पार्टी में अतीक अहमद भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में क्या अतीक और उनकी पत्नी के सहारे ओवैसी यूपी में अपना जनाधार बना पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 22 के महासमर के सफर में हम यह भी जानेंगे कि आखिर इरफान सोलंकी की इबादत वाली सियासत के क्या मायने हैं और उस पर दूसरी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है। बात बीजेपी के कार्टून वार की भी होगी। 2022 का महासमर जीतने के लिए बीजेपी कार्टून के जरिए विरोधियों पर तंज कस रही है। वहीं बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन के मौके पर 2022 में सरकार बनाने का दावा किया है। मायावती ने कहा कि अगर सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो अयोध्या के रुदौली में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने एसपी को भी आड़े हाथों लिया। तो बोलेंगे ओवैसी यहां से गया था इसलिए नहीं बना, ओवरब्रिज नहीं बना और जो मुख्यमंत्री बाबा है, बाबा को भी पता नहीं है। बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर वो तो नाम बदल दो, काम हो जाएगा। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे कौन सा तुम डराने की बात करते हो, मैं उम्मीद दिलाने की बात करता हूं। तुम भगाने की बात करते हो, मैं कहता हूं पीठ नहीं सीना दिखाओ। तुम जहालत की बात करते हो, मैं इल्म की बात करता हूं। तुम डराने की बात करते हो, मैं इत्तेहाद की बात करता हूं। इसी के साथ इम्तियाज चली जाए, दूसरी तरफ मोदी के 300 है, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्ज शुरू हो जाता है। 9 या 10% यादव है, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। साथ ही उन्होंने यूपी में जनाधार बढ़ाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन को पार्टी में शामिल कराया है। एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में मैं वेलकम करता हूं जनाब अतीक अहमद साहब का और उनकी वाइफ हमारी बड़ी बहन भाभी का, उनके पूरे परिवार का, उनके खानदान का, उनके जिम्मेदारों का। इस मौके पर ओवैसी ने यूपी की सियासत पर भी बयान दिया और कहा कि 2022 में जीत हमारी होगी। 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। हालांकि इस मौके पर उन्हें अपने ही कुनबे का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। हम तो जो है मुसलमानों से एक अपील करते हैं कि ओवैसी साहब से लोग जो है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमान, अयोध्या का मुसलमान ओवैसी साहब से होशियार रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी ने भी ओवैसी पर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि धर्म और जाति की राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। जाति धर्म मजहब के भेदभाव को केवल वो चुनाव के समय उबेर करके, उनको भड़कार करके, इसी प्लान भी है क्या बीजेपी के? देखिए, ये कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मैं केवल ये जानता हूँ कि ऐसे लोगों को जनमानस करारा जवाब देगा। यूपी में ओवैसी की एंट्री ने दूसरी पार्टियों में खलबली बढ़ा दी है। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता क्या फैसला करती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो
अयोध्या के आशीष वहां से इसकी शुरुआत ओवैसी ने की है। हालांकि सवाल इसलिए भी मुसलमानों के बीच उठ रहा है जिस तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, और निशाना अखिलेश पर इसलिए है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यादव क्यों। हालांकि सरकार निशाने पर तो रहती ही रहती है ओवैसी के। अविनाश हमारे साथ है, जुड़े हैं सहयोगी इस खबर पर। अविनाश, सब मिलाकर क्या कुछ कहा जाए, 100 सीटों पर ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी, और जिस तरीके से शाइस्ता का साथ मिला है, और दूसरी ओर अगर बात करें भाषा की ओवैसी की, तो साफ जाहिर है कि अपने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश, और एक संदेश अखिलेश यादव को यह भी कि अकलियत की वोट बैंक जिस तरीके से आप उसे इकट्ठा करते थे, जिसके दम पर जीतते थे, अब वो भूल जाइए। बिल्कुल राहुल, देखिए, और यही वजह है कि ओवैसी ने जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है वो सभी 100 सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हैं। चूंकि आज रुदौली में थे ओवैसी, और रुदौली में उन्होंने ये ऐलान किया है कि रुदौली से MIM विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही। चूंकि मैं खुद रुदौली में मौजूद था आपसे थोड़ी देर पहले, देखिए बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी की समाजवादी पार्टी, खास तौर पर उन्होंने आज सपा पर सबसे ज़्यादा हमला बोला। उन्होंने सपा पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आप मुसलमानों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब पद देने की बात आती है, सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी की बात आती है, तो आप मुसलमानों को धोखा देते हैं। और इसी के इर्द गिर्द देखिए जो पूरा इलेक्शन होगा ओवैसी का, वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। हालांकि उन्होंने भाजपा पर भी काफ़ी कड़े हमले बोले, उन्होंने फैजाबाद का नाम लिया। हालांकि बार बार चूंकि जब से असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या दौरा तय हुआ है, अयोध्या के नाम को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि आज पूरी रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या बोलते रहे, लेकिन उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए भी कहा कि आपको फैजाबाद नाम से नफरत क्यों है, क्योंकि इसी फैजाबाद के जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे अशफाक उल्लाह खां, उनको फांसी दी गई थी। तो पक्ष के साथ विपक्ष पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। हालांकि कल उनका सुल्तानपुर का दौरा है और उसके बाद बाराबंकी का। तो ओवैसी की देखिए राहुल यही कोशिश है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाली में लाया जाए। हालांकि देखिए एक कठिन चुनौती है ओवैसी के लिए, क्योंकि अगर 2017 की बात करें तो 2017 में भी ओवैसी की पार्टी ने तकरीबन 38 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति और इन तमाम पार्टियों की राजनीति में। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो झारखंड के बाद अब यूपी विधानसभा में भी नमाज पढ़ने के लिए अलग से रूम बनाने की मांग शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने इस मांग को लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इरफान सोलंकी की इस चिट्ठी पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की चिट्ठी ने नए विवाद को खड़ा कर दिया है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था करने की मांग की है। विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है, जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट पर भी नमाज के लिए व्यवस्था करने की मांग उठाई है। वहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो, वहाँ भी एक छोटा सा प्रेयर रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें। इरफान सोलंकी के इस बयान को असदुद्दीन ओवैसी ने भी आड़े हाथों लिया। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये। वहीं कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हर विधायक को अपनी मांग रखने का अधिकार है। किसी भी विधायक को अपनी जायज मांग रखने का अधिकार है। भारत के समस्त नागरिकों को सरकार से अपनी जायज मांग रखने का अधिकार है। अगर हाजी इरफान सोलंकी ने कोई मांग रखी है तो सरकार उस पर विधि सम्मत निर्णय ले। इससे पहले झारखंड में नमाज के लिए स्पीकर कमरा आवंटित कर चुके हैं। हालांकि इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। अब देखना है कि इरफान सोलंकी की चिट्ठी पर यूपी विधानसभा के स्पीकर का क्या फैसला आता है। टीम न्यूज स्टेट। तो 2022 का महासमर जीतने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया के सहारे पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वही कार्टून के जरिए योगी सरकार की कार्रवाई, सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, साथ ही
पिछली सरकारों पर भी तंज कसा जा रहा है। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव के साथ 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया था। विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। सियासी जमीन के साथ साथ वर्चुअली वॉर में भी विरोधियों को मात देने की सधी हुई तैयारी चल रही है। ट्वीट, पोस्ट और कार्टून के जरिए बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है। कार्टूनों के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियां और विपक्ष की पोल दोनों को खोलने का काम करते हैं। चाहे भूमाफिया के खिलाफ एक्शन हो, युवाओं को रोजगार, अनाथ बच्चों के लिए मदद या फिर सरकारी योजनाएं, सबका जिक्र और प्रचार प्रसार कार्टून के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। लेकिन विरोधियों को ये कार्टून वाला प्रचार रास नहीं आ रहा। हर पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति का हक है। हम असलियत के मुद्दों पे जाएंगे, वो कार्टूनों पर जा रहे हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं ही कार्टून बन जाएंगे। विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जनता बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में अपना कोई काम नहीं गिना पा रही है, सिर्फ कार्टून बनाती रहती है। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कार्टून बनाने की आदत पड़ गई है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कार्टून बना देगी। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। शायद इसकी बड़ी वजह युवाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। और इस बार भी यूपी चुनाव में बीजेपी सोशल मीडिया को एक मजबूत हथियार के तौर पर देख रही है। सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए सभी राजनीतिक दल हर तरीके आजमा रहे हैं। हालांकि अब इस काम में भाजपा कार्टून का मदद ले रही है। अलग अलग कार्टूनों के माध्यम से भाजपा अपने विरोधियों पर हमलावर हो रही है। कार्टून बनाने के लिए भाजपा ने बाकायदा कार्टूनिस्टों के साथ अनुबंध भी कर रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 2022 में बीएसपी की सरकार बनने का दावा किया। मौका था बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन का। बीएसपी अध्यक्ष ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधियों की साजिश के बावजूद प्रबुद्ध सम्मेलन सफल रहा। ये बीएसपी के मिशन 2022 का शंखनाद है। शंखनाद 2022 में फिर से सरकार बनाने के संकल्प का। 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू हुई बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का सिलसिला लखनऊ में पूरा हुआ। मायावती ने बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सफल बताया, ब्राह्मण कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि उन्हें दलित वर्ग पर गर्व है। बीएसपी अध्यक्ष ने 2022 में बीएसपी की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि सरकार बनने पर वो ब्राह्मण समाज को साथ रखेंगी। उन्हें सरकार में भी उचित जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कहा कि दूसरी पार्टियों की सोच जातिवादी है। संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। मायावती ने किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी ने वोट बैंक के लिए किसानों का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था। वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी ज़मीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग 1 वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी
उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है। बीएसपी अध्यक्ष ने अपने मंच से शिक्षकों के मुद्दे को भी उठाया कि सन 2022 में बीएसपी की सरकार बनने पर तुरंत एक आयोग गठित किया जाएगा और इस आयोग के माध्यम से अति शीघ्र रिपोर्ट लेकर इनकी सभी जायज मांगों का स्थायी हल निकाला जाएगा और ख़ास तौर से जो पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी इन स्कूलों में कार्यरत हैं तो उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की भी व्यवस्था की जाएगी तथा इनकी सेवा नियमावली भी बनाई जाएगी। मंच से मायावती ने अपनी सक्रियता पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। मैं 2 फरवरी सन 2021 से लगातार यहाँ लखनऊ में स्थित हूँ, मौजूद हूँ और आए दिन मैं पार्टी की छोटी बड़ी बैठकें लगातार यहाँ ले रही हूँ। मीडिया आदि में भी मैं बीच बीच में ज़रूरत अनुसार अपनी पार्टी का स्टैंड रखती रही हूँ। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच से मायावती ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन को नाकाम करने की साजिश रची गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये सम्मेलन सफल रहा। साथ ही उन्होंने 2022 में एक बार फिर से बीएसपी की सरकार बनने का भी दावा किया। टीम न्यूज स्टेट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल और बीजेपी ने भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो। वो हिंदुस्तान के लिए जीता मरता है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, हिंदुस्तान से प्यार करता है। किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। ये पहले मोहन भागवत जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आखिर क्या उन्होंने अपने हृदय को परिवर्तन कर लिया गुरु गोलवलकर के उन सिद्धांतों उसूलों को जिसमें उन्होंने मुसलमानों को चोर, डाकू, हमलावर, लुटेरा कहा है, उससे वो क्या कहते हैं कि तौबा करते हैं और फिर खुले मन से पूरे देश के अंदर डिबेट होनी चाहिए कि ये देश आया कि हिंदू राष्ट्र होगा या कि ये धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र रहेगा। जो आरएसएस चीफ का बयान है वो हमको एक सूत्र में बांधता है। उन्होंने हमारी संस्कृति की तरफ इशारा किया है, जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की तरफ इशारा किया है। हमारी संस्कृति हिंदू है और हम सब उसी संस्कृति में हमारे पूर्वज भी बड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं, रहन सहन, खान पान हमारे पूर्वज भी। इसलिए अगर आप देखें तो महाभारत और रामायण हमारा इतिहास है। तो 22 के महासर में अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और पॉलिटिकल खबरों के साथ होंगे हाजिर। नमस्कार।